हेलो एवरीवन। आज हम लोग रिकैप करने वाले हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट पूरा का पूरा चैप्टर एक ही टॉपिक में एक ही वीडियो में करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, बिजनेस एनवायरनमेंट आखिर होता क्या है। तो इन्वायरमेंट आखिर किसे कहते हैं, पहले ये समझते हैं। इन्वायरमेंट का मतलब क्या हो गया। इन्वायरमेंट का मतलब कि जो भी हमारे आसपास में है, यही होता है ना, एवरीथिंग विच सराउंड्स अस, दैट इज़ इन्वायरमेंट। जो भी जिससे भी हम पे असर पड़ता है, अफेक्ट होते हैं हम लोग, उसे इन्वायरमेंट कहते हैं। ये वर्ड बिजनेस के साथ जुड़ गया। बिजनेस इन्वायरमेंट यानी कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, फोर्सेस हैं, जो भी फैक्टर्स और फोर्सेस से एक बिजनेस अफेक्ट होगा या इम्पैक्ट पड़ेगा उस पर, उसे बिजनेस इन्वायरमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे यही बोला गया कि सम टोटल ऑफ ऑल द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर एंड फोर्सेज दैट इन्फ्लुएंस फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस। कोई भी तरह का फैक्टर या फोर्सेस जो एक बिजनेस को क्या करता है, अफेक्ट करता है, ठीक है, पॉजिटिव या निगेटिव वे में, उसे ही हम लोग बिजनेस इन्वायरमेंट कहते हैं। ब्रॉडली बिजनेस इन्वायरमेंट रेफर्स टू फोर्सेज एंड institutions outside the firm with which its member must deal to achieve the organizational purposes। अब यहाँ पे दो चीज़ों के बारे में बात किया गया, एक फोर्सेस और एक इंस्टीट्यूशन। तो फोर्सेस में आ गए इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, और इंस्टीट्यूशंस में आ गए सप्लायर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स। ये सभी आ गए इंस्टीट्यूशंस में। तो इन सभी का असर एक बिजनेस पे पड़ता ही पड़ता है। ये सभी एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं। जैसे एक एग्जांपल आप देख लो कि कोई भी बिजनेस जो है वो अफेक्ट होगी वहाँ के गवर्नमेंट से। अगर गवर्नमेंट उन चीज़ों को बोल रही है कि ये बैन है, ये यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होगा, तो उस चीज़ का बिजनेस चल ही नहीं सकता है। ठीक है, अगर वहाँ पे एक्ट आ गया कि इस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग इस तरीके से होगा, इसमें ये इंग्रेडिएंट्स नहीं डलेंगे, तो उस चीज़ों का यहाँ पे क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा। तो अब ये गवर्नमेंट पे भी डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। गवर्नमेंट तो एक एग्जाम्पल था। अब यहाँ पे हम लोग देख लें कि बिजनेस इन्वायरमेंट को दो पार्ट्स में बांट दिया गया है, एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और एक इंटरनल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल में एक माइक्रो इन्वायरमेंट और एक मैक्रो इन्वायरमेंट आ जाता है। इंटरनल इन्वायरमेंट जो बिजनेस के कंट्रोल के अंदर है और बिजनेस डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होता है उससे, ये हो गया इंटरनल। और एक्सटर्नल हो गया कि आउटसाइड जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए, फोर्सेस हो गए। तो माइक्रो माइक्रो में क्या हो जाएगा कि किसी एक इंडस्ट्री, एक कंपनी पे असर पड़ेगा। जैसे एक कंपनी के कस्टमर्स हो गए, तो वो कस्टमर किस तरह का डिमांड पैटर्न कर रहे हैं, उसका असर फिर सिर्फ उसी कंपनी पे पड़ेगा। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर फर्म पे ही पड़ेगा। और मैक्रो इन्वायरमेंट की कोई ऐसा फैक्टर है जिसके वजह से हर एक तरह के बिजनेस पे असर पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे जीएसटी लॉन्च हुआ, ठीक है, जीएसटी आ गया, तो जीएसटी के वजह से हर एक बिजनेस पे असर पड़ा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे क्या हो गया, मान लेते हैं कि नूडल कंपनीज में एक पर्टिकुलर आया कि लीड ज़्यादा मात्रा में यूज़ नहीं करना है या लीड इज़ बैन। ठीक है, तो अब वो सिर्फ और सिर्फ एक ही इंडस्ट्री पे बोला गया, जैसे नूडल इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक इंडस्ट्री को जब इन्फ्लुएंस करेगा, डेट इज़ माइक्रो। और मैक्रो ओवरऑल सभी को। तो यहाँ पे अब आ जाते हैं, फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहला फीचर है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। तो ये हमने तो देखा ही कि ये सम टोटल है, जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर्स और फोर्सेस हैं जो एक बिजनेस के फंक्शनिंग को अफेक्ट कर रहे हैं, वो पूरा का पूरा आ जाएगा बिजनेस इन्वायरमेंट में और टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज में। नेक्स्ट, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। दो तरह के फोर्सेस होते हैं, एक स्पेसिफिक और जनरल। स्पेसिफिक जहाँ पे भी बोला गया एक बिजनेस जो है उसी को वो क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। तो इसमें क्या आ जाते हैं, इन्वेस्टर्स, कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर्स एट्सेट्रा। तो अब बात समझो कि एक फर्म का जो इन्वेस्टर है, सिर्फ और सिर्फ उसी फर्म को क्या कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। कॉम्पिटिटर उसी फर्म को, जैसे मान लेते हैं अगर हम लोग किस बिज़नेस का बात करें, तो कोई भी बिज़नेस आप ले लो यहाँ पे। जैसे अगर मोबाइल फ़ोन का ही बिज़नेस का बात कर लो, तो मोबाइल फ़ोन में एक हो गया मोटोरोला, आईफोन, ठीक है, फिर सैमसंग हो गया, वीवो हो गया, बहुत सारे हैं। तो कॉम्पिटिटर्स अब उन्हें ही एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को जब क्या करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे, ये जो कि हो गया मोबाइल इंडस्ट्रीज़, वो कार इंडस्ट्रीज़ को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे। ठीक है, वो नूडल्स इंडस्ट्रीज़ को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, वो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे।
तो स्पेसिफिक सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर फर्म को इन्फ्लुएंस करता है, जैसे यहाँ पे मोबाइल हो गया इस केस में, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो गया, जनरल फोर्सेस। तो जनरल फोर्सेस जो जनरली जिसका असर पूरे फर्म पे दिखेगा, हर एक तरह के फर्म पे दिखेगा। जैसे एक जगह का जो सोसाइटी है, सोसाइटी का क्या डिमांड पैटर्न है, तो डिमांड पैटर्न हर एक प्रोडक्ट में दिखेगा, ठीक है। इसके वजह से हर एक इंडस्ट्रीज, हर एक बिजनेस उससे इन्फ्लुएंस होगा। लॉ, लॉ किस तरह का है, ठीक है। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट उस जगह का क्या है, किस तरह का है, इस पे सब असर करेगा सभी इंडस्ट्रीज पे अधिकतर। नेक्स्ट है इंटर रिलेटेडनेस। इंटर रिलेटेडनेस किसको कहा गया कि हर एक बिजनेस इन्वायरमेंट जो है एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। बिजनेस इन्वायरमेंट में जितने फैक्टर्स और फोर्सेस होते हैं वो इंटर रिलेटेड होते हैं। एग्जाम्पल, इंक्रीज्ड अवेयरनेस ऑफ हेल्थ केयर हैज़ रेज द डिमांड ऑफ ऑर्गेनिक फूड एंड रोस्टेड स्नैक। तो हेल्थ केयर एक ये अवेयरनेस जैसे ही फैला लोगों में, तो लोग आज के डेट में क्या है, उससे ही रिलेटेड इंडस्ट्रीज उनसे इन्फ्लुएंस हो रहा है। जैसे ऑर्गेनिक फूड इंडस्ट्रीज, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट में आज के डेट में आयुर्वेद का यूज़ करना या नेचुरल प्रोडक्ट्स का यूज़ करना। फिर जिम इंडस्ट्रीज़ वगैरह जो आज के डेट में इतना चल रहा है, वाटर में भी मिनरल्स वगैरह आज के डेट में ज़्यादा ये लोग पुट कर रहे हैं। तो हर एक जो इन्वायरमेंट है एक दूसरे से रिलेटेड है, जितने फैक्टर्स एंड फोर्सेस हैं सब एक दूसरे से रिलेटेड है, और बिजनेस टू बिजनेस भी वो रिलेट करते हैं। नेक्स्ट है डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब क्या हो गया, जो चेंज होते रहता है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट हमेशा चेंज होते रहता है, एक जैसा नहीं रहता है। ना कंज्यूमर का डिमांड एंड पैटर्न एक जैसा रहेगा, ना गवर्नमेंट का पॉलिसी एक जैसा रहेगा, ना लॉ एक जैसा रहेगा, ना कभी टेक्नोलॉजी एक जैसा रहेगा। तो बिजनेस इन्वायरमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग, ये हमेशा चेंज होते रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी किसे कहा जा रहा है, तो अनसर्टेनिटी यहाँ पे बोला जा रहा है कि बिजनेस इन्वायरमेंट अनसर्टेन नेचर का है, कि आगे ही पल, अगले पल क्या होने वाला है ये हम नहीं जानते हैं, ठीक है। ये हम जानते नहीं है, तो ये बिजनेस इन्वायरमेंट इससे इन्फ्लुएंस होगा। इट इज अनसर्टेन इन नेचर। नेक्स्ट आगे देखते हैं कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो बिजनेस इन्वायरमेंट कॉम्प्लेक्स नेचर का है। ये अब देखो, बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, कॉम्प्लेक्स नेचर का, या इसे समझना, आसानी से समझना ये काफ़ी मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स एंड फोर्सेस हैं इसमें। नेक्स्ट रिलेटिविटी। रिलेटिविटी क्या बोला गया कि बिजनेस इन्वायरमेंट जिस जगह पे भी होगा उसका असर उस पर दिखता है, ये वैरी करता है कंट्री टू कंट्री, और पर्टिकुलर कंट्री में उसी तरह से वो ट्रीट करेगा जिस तरह से उसका डिमांड पैटर्न होगा। जैसे इंडिया में मैकडोनल्ड्स ने क्या लेके आया, मैक स्पाइसी पनीर। पनीर को ज़्यादा यहाँ पे ये पनीर का यहाँ पे ज़्यादा डिमांड है, ठीक है। लोग यहाँ पे अधिकतर वेजिटेरियंस हैं, और या फिर फेस्टिवल्स वगैरह में वो लोग कंज्यूम नहीं करते हैं मीट और ये सभी चीज़ों को, और उसमें भी उनका जो डिमांड पैटर्न होता है वो एक स्पेसिफिक ही होता है, इसीलिए यहाँ पे ये पनीर का ये लेके आए। यूनाइटेड किंगडम में बैकॉन रोल सेम प्रोडक्ट है, लेकिन वो बैकॉन रोल, अब वहाँ पे क्या है, उसमें मीट पोर्क वगैरह का यूज़ ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या हो गया, अमेरिका में, यूनाइटेड किंगडम में वो प्रोडक्ट को अलग तरीके से क्या किया गया, मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। तो सेम कंपनी है मैकडोनल्ड्स ही, लेकिन एक जगह वो अलग तरह का प्रोडक्ट दे रही है, दूसरी जगह अलग। क्यों, क्योंकि डिमांड है, जिस तरह का डिमांड होगा ये वैरी करेगा रीजन टू रीजन, ठीक है, कंट्री टू कंट्री, ठीक है। चलो आगे देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ टू गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज। ये हमारा मदद करता है कि एनालाइज करने में कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। जैसे ऊबर, जियो, नेटफ्लिक्स, ये सभी ने अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई किया कि बिजनेस इन्वायरमेंट हमें क्या सर्व कर रही है, ठीक है। उसके ही अकॉर्डिंगली क्या हो रहा है, यहाँ पे वो लोग प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर भी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। अर्ली वार्निंग सिग्नल्स को आइडेंटिफाई करने में भी मदद करता है। एक तो अपॉर्चुनिटी बताता है, अपॉर्चुनिटी के बारे में बताता है, साथ ही साथ थ्रेट्स के बारे में बताता है कि अब जैसे कोई नई फर्म एक नए प्रोडक्ट के साथ आ रही है, तो अब बिजनेस इन्वायरमेंट के थ्रू हमें पता चल गया, ठीक है, अब हम उसके अकॉर्डिंगली एक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट है कोपिंग विथ रैपिड चेंजेस। बिजनेस इन्वायरमेंट हमारा मदद करता है रैपिड चेंजेस के साथ कोप अप करने में, कि जिस तरह से चेंज हो रहा है हमें ढलने में काफ़ी मदद करता है ये, ठीक है। एक सेकेंड।
तो अब यहाँ पे देखो, सॉरी फॉर इंटरप्शन। अब यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं असिस्टेंस इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। पॉलिसी फॉर्म करने में हमारा ये मदद करता है, प्लान करने में मदद करता है कि जिस तरह से बिजनेस इन्वायरमेंट होंगे, ठीक है, अब उसके अकॉर्डिंगली हमें प्लान करना पड़ेगा। जिस तरह से कंपटीशन आ रहा है, जिस तरह से टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हमें प्लानिंग वगैरह भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने में भी हमारा ही मदद करता है, ठीक है, कि अब हमें पता चल गया कि किस तरह से डिमांड है लोगों का, पैटर्न किस तरह का है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम इम्प्रूव कर सकते हैं अपने परफॉर्मेंस को। नेक्स्ट, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। तो बिजनेस इन्वायरमेंट के डायमेंशंस को कुछ पार्ट्स में बांटा गया, जैसे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट एंड लीगल इन्वायरमेंट। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक एक करके क्या क्या है। तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट किसको कहें, तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट जो भी फैक्टर्स होंगे जो इकोनॉमी से रिलेट करेंगे, ठीक है, जो हमारे कंट्री के इकोनॉमी से रिलेट करते हैं, जैसे इंटरेस्ट रेट हो गया, कंज्यूमर का इनकम हो गया, इन्फ्लेशन रेट हो गया। तो इंटरेस्ट रेट अगर कोई प्रोडक्ट का बढ़ रहा है तो क्या होगा, उससे बिजनेस का भी डिमांड पैटर्न अफेक्ट होगा, ठीक है। उससे बिजनेस का डिमांड पैटर्न कैसे अफेक्ट होगा, कोई प्रोडक्ट का अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो लोन महंगा हो गया। लोन महंगा हो गया तो अगर फर्म लोन ले रही है तो इस लोन महंगा होने की वजह से क्या होगा कि वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस भी बढ़ा देगी, ठीक है। और प्राइस बढ़ेगा तो फिर हमारा प्रॉब्लम आ गया कि इन्फ्लेशन, महंगाई आ गया। तो ये इस तरीके से हमारा इफेक्ट होता है कि प्रोडक्ट का प्राइसेस वगैरह बढ़ाना पड़ जाता है। फिर है कंज्यूमर इनकम। कंज्यूमर का जिस तरह से इनकम बढ़ेगा तो परचेजिंग पावर बढ़ेगा, परचेजिंग पावर बढ़ेगा तो लोग प्रोडक्ट का डिमांड ज़्यादा करेंगे। नेक्स्ट, इन्फ्लेशन रेट। महंगाई जिस तरह का होगा उस तरह का ही प्रोडक्ट पे भी असर पड़ता है। तो ये सभी कुछ कंपोनेंट्स हैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के, जैसे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर एक इकोनॉमी का किस तरह से काम कर रही है। पब्लिक सेक्टर्स में क्या आ गया, गवर्नमेंट सेक्टर आ गया, और प्राइवेट सेक्टर में आपका जो प्राइवेट फर्म्स हो गए वो आ गया। फिर आप देखिए क्या हो गया कि रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। सेविंग और इन्वेस्टमेंट पैटर्न हमारे कंट्री में किस तरह का है, उसके वजह से भी क्या हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं वहाँ के प्रोडक्ट के डिमांड वगैरह। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट। तो अलग अलग जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन सभी प्रोडक्ट्स के जो एक्सपोर्ट या फिर इम्पोर्ट का अगर हम लोग बात करें तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे आ गई। अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, इंक्रीज इन ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जिस तरह से एक कंट्री का बढ़ रहा है वो भी काफ़ी इम्पैक्ट करेगा। नेचर ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में मनी सप्लाई किस तरह का है, रेगुलर फ्लो है या नहीं है। ट्रेंड्स इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो हो गए उसका ट्रेंड किस तरह का है, अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ज़्यादा डिमांड में हैं, ठीक है, या इंडस्ट्रीज़ में उसका ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली बिजनेस को भी आगे ढलना पड़ेगा। नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट किसे कहते हैं कि हमारे कंट्री में इंपोर्ट कितना हो रहा है, एक्सपोर्ट कितना हो रहा है, ठीक है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कितना है। तो एक्सपोर्ट जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा हमारे प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगा, ठीक है। चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कहते हैं किसे, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कहते हैं फॉरेन करेंसीज को, कि अगर हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट अगर इन्वॉल्व हैं तो यहाँ पे इंपोर्ट अगर कर रहे हैं तो पेमेंट तो फॉरेन करेंसीज में ही करना होगा, ठीक है। तो वो सभी आ गया इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में। तो सोशल इन्वायरमेंट देखते हैं। सोशल इन्वायरमेंट क्या होता है। सोशल इन्वायरमेंट का मतलब क्या हो गया, जितने भी सोशल फोर्सेस हैं, यानी सोसाइटी जिस तरह से डिमांड क्रिएट कर रही है या सोसाइटी जिस तरह का पैटर्न फॉलो कर रही है, ये सभी इसमें आ जाएगा सोशल इन्वायरमेंट में, ठीक है। तो सोशल इन्वायरमेंट में क्या क्या आया, एक तो सबसे पहला आया कस्टम्स। कस्टम्स उस सोसाइटी का क्या है, क्या क्या रिचुअल्स वो फॉलो करते हैं। फिर आया ट्रेडिशंस। ट्रेडिशंस क्या क्या फॉलो हो रहा है, ठीक है। जिस तरह का ट्रेडिशन, जैसे इंडिया में अगर हम लोग देखा जाए तो बहुत सारे फेस्टिवल्स को हम लोग क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। मैरिजेस का ट्रेडिशंस है, ठीक है, उसमें भी बहुत अलग अलग तरह का मैरिजेस का भी ट्रेडिशंस होता है। फिर डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन का अगर हम बात कर ले तो डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हो जाएगा पॉपुलेशन किस तरह का है, यानी कि कैसे बटा हुआ है पॉपुलेशन। फिर बिलीफ सिस्टम, लिटरेसी रेट, एजुकेशनल लेवल या फिर लाइफस्टाइल वैल्यूज़। तो यहाँ पे आप एक एग्जांपल देख सकते हो कि क्या हो गया कि हेल्थ
केयर फैसिलिटीज़ या हेल्थ फैसिलिटीज़ के बारे में अवेयर होने पे लोग क्या कर रहे हैं आज के डेट में, हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और इसके वजह से उनका डिमांड पैटर्न चेंज हुआ है। वो आज के डेट में डिमांड कर रहे हैं मिनरल वाटर का, ठीक है, डाइट कोक का या फिर और किन चीज़ों का। तो बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो नेचुरल हैं, ठीक है। तो नेचुरल प्रोडक्ट्स का डिमांड आज के डेट में बढ़ गया है क्योंकि सोसाइटी का उस तरह का डिमांड है, सोसाइटी का डिमांड पैटर्न उस तरह का हमारा। नेक्स्ट है मेन कंपोनेंट्स ऑफ सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला एक तो देख लो यहाँ पे पीपल्स एटीट्यूड टुवर्ड प्रोडक्ट इनोवेशन, कि अगर कोई इनोवेशन हो रहा है कंट्री में तो लोग किस तरह से उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर एक्सेप्ट करेंगे तो वही इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट में इनोवेशंस हमें रेगुलर बेसिस पे क्या होगा, करना पड़ेगा। नेक्स्ट है इसमें कंसर्न क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ किस तरह का लोगों का है और क्या वो चाह रहे हैं, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है कंट्री का, कितने ये एवरेज लाइफ क्या है, जैसे 60 ईयर्स 65 ईयर्स ये सभी होता है, ठीक है। फिर उसके बाद है बर्थ एंड डेथ रेट, बर्थ रेट एंड डेथ रेट हो गया। शिफ्ट इन पॉपुलेशंस, पॉपुलेशंस में भी शिफ्टिंग जो हो रहा है आज के डेट में, ये सभी सोशल इन्वायरमेंट में आ गया। एजुकेशन एंड लिटरेसी रेट्स, कंजम्पशन हैबिट्स ऑफ पीपल, जैसे लोगों का कंजम्पशन हैबिट, जिस चीज़ों का कंजम्पशन हैबिट है उसका डिमांड बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर लोग वेजिटेरियन ज़्यादा हैं तो वेज प्रोडक्ट्स का डिमांड बढ़ जाएगा। कंजम्पशन पैटर्न डिपेंड करता है कि क्लोथिंग किस तरह का, ड्रेसिंग सेंस किस तरह का है, कंजम्पशन हैबिट किस तरह का है लोगों का, ठीक है। तो जो भी प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन हैबिट लोगों का अधिकतर रहेगा उसका क्या होगा, काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है एक बिज़नेस पे, और बिज़नेस को वही काम करना पड़ेगा, वही प्रोड्यूस करना पड़ेगा जो सोसाइटी चाह रही है। कॉम्पोजिशन ऑफ फैमिली, कॉम्पोजिशन ऑफ फैमिली का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, न्यूक्लियर फैमिली है या जॉइंट फैमिली है, किस तरह का वो फैमिली है उसके अकॉर्डिंगली भी, यानी कंट्री में किस तरह का फैमिली पैटर्न आज के डेट में फॉलो हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली भी बिजनेस में काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है बिजनेस इन सभी फैक्टर्स से। नेक्स्ट टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट किसे कहा गया, तो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट का मतलब कि जितने भी एडवांस टेक्निक्स हैं, वेज हैं या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं वो किस तरह से एक बिज़नेस पे अफेक्ट कर रहा है, बिज़नेस पे किस तरह से वो अफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देख लो कि डिजिटल वॉच के वजह से क्या हो गया, डिजिटल वॉच आज के डेट में आ रहा है तो इसका डिमांड पैटर्न बढ़ रहा है। तो जो भी वॉच कंपनीज थे आज के डेट में डिजिटल वॉचेस भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी जिस तरह से चेंज होता है बिजनेस को उसके अकॉर्डिंगली अडेप्ट करना पड़ता है। कोई भी तरह का साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट हुआ या इनोवेशन हुआ, लगातार आज के डेट में हर एक प्रोडक्ट में इनोवेशन चलते रहता है। नया मेथड हो गया, टेक्निक हो गया किसी चीज़ों को प्रोड्यूस करने का, वो बिज़नेस को अपनाना पड़ेगा। न्यू वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, नए नए तरीक़ों को अपनाना पड़ेगा। ये अब है हमारा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या होता है, तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट एक कंट्री का जो भी पॉलिटिकल सिचुएशन है या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो किस तरह से बिजनेस पे अफेक्ट करती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देख लो कि पॉलिटिकल क्लाइमेट बेंगलोर एंड हैदराबाद का काफ़ी अच्छा है और सपोर्टिव है, इसके वजह से वहाँ आईटी कंपनीज़ क्या हो गया, वो पॉपुलर लोकेशन बन चुका है आईटी कंपनीज़ के लिए। तो वहाँ पे डिमांड जिस तरह से गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है उस तरीके से क्या होगा कि प्रोडक्ट का डिमांड भी बढ़ेगा और उस बिज़नेस को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी पहुँचता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें हैं, तो गवर्नमेंट का एटीट्यूड हो गया है, किस तरीके से वो चीज़ों को लेके चल रही है, बिज़नेस को बढ़ावा दे रही है। फिर है प्रेशर ऑफ गवर्नमेंट एंड अलाइड एजेंसीज, जो भी अलाइड एजेंसीज हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड एजेंसीज हैं, उन सभी का क्या इंटरवेंशन है, किस तरह का प्रेशर क्रिएट कर रही है वो मार्केट में। नेक्स्ट है नेचर ऑफ रूलिंग पार्टी, जो भी रूलिंग पार्टीज़ होते हैं तो रूलिंग पार्टीज़ का क्या नेचर है, किस तरह का वो डिमांड पैटर्न क्रिएट करना चाहते हैं सोसाइटी में या कौन से बिज़नेस को सपोर्ट करना चाहते हैं। तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हो गए वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं एक कंट्री के बिजनेस को। नेक्स्ट है लीगल इन्वायरमेंट। तो लीगल इन्वायरमेंट में क्या आ जाता है, लीगल इन्वायरमेंट में आ गया जितने भी लॉ हैं, ठीक है। तो लॉ, एक कंट्री का जो भी लॉ होगा, ठीक है, जो भी कोर्ट होंगे, कोर्ट का जजमेंट होगा, तो वो सभी लीगल इन्वायरमेंट में आ गया। एक जगह का एक्ट जैसे कंपनीज एक्ट,
तो कंपनीज एक्ट में जो भी चीज़ें मेंशन हुई हैं वो क्या करना पड़ेगा, बिजनेस को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद और भी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे जो भी जितने भी एक्ट हैं, जैसे चाहे वो जीएसटी एक्ट हो, है ना, ये सभी एक्ट हो गए, ये सभी आ जाएंगे। जैसे आप देखो कि एक एग्जाम्पल है यहाँ पे कि एडवर्टाइजमेंट ऑफ अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स इज़ प्रोहिबिटेड। तो इंडिया में अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स का जो एडवर्टाइजमेंट है वो प्रोहिबिटेड है, उस पर रोक लगा हुआ है। इसके वजह से आप कोई भी तरह का अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स का ऐड आप नहीं देखोगे। इनडायरेक्टली ऐड चलता है, डायरेक्टली ऐड नहीं चलता है। इट इज़ कंपल्सरी टू गिव स्टैट्यूटरी वार्निंग ऑन एडवर्टाइजमेंट ऑफ सिगरेट्स हो गया, या फिर पान मसाला वगैरह वगैरह कोई प्रोडक्ट्स हो गया, तो वो सभी प्रोडक्ट्स में स्टैट्यूटरी वार्निंग दिए रहते हैं, लिखा रहता है कि इट कॉजेज कैंसर, ठीक है। फिर उसमें अलग अलग तरह का पिक्चर्स वगैरह बना हुआ रहता है। तो क्यों कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट का वो निगेटिव एडवर्टाइजमेंट क्यों करेगी, क्यों बताएगी कि इससे ये सभी चीज़ें होती हैं। तो गवर्नमेंट यहाँ पे क्या कर रही है, अपना ये रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आ रही है। इसके वजह से क्या हो रहा है, उन्हें ये काम करना पड़ता है। नेक्स्ट है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाते हैं, तो वेरियस लेजिस्लेशंस पास्ड बाय द गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस पास किए जा रहे हैं, वो सभी आ जाएगा इसमें। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स इशूड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के द्वारा जो यहाँ पे ऑर्डर्स इशू किए जा रहे हैं वो सभी चीज़ें आ जाएंगी। कोर्ट का जजमेंट हो गया, ये सभी आ जाएगा। ये ध्यान में रखना है आपको, केस स्टडीज़ बनाने में ये सभी चीज़ें काम आएंगी। केस स्टडीज़ में अगर आपको ऐसे ही कुछ दे रखा है और आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, कि कौन सा इन्वायरमेंट है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन क्या होता है, जब भी कोई, अच्छा एक बात आप यहाँ पे समझ लो कि कोई भी जो मनी है, तो मनी को लीगल टेंडर कहा जाता है। लीगल टेंडर उसे कौन बनाती है, तो जो भी ऑथराइज्ड बॉडी होगी कंट्री में जो करेंसीज को इशू करेगी, वो उसको लीगल टेंडर देती है। यानी लीगल टेंडर का मतलब इट इज़ लीगली एक्सेप्टेड बाय ऑल। और कोई भी अगर इसे एक्सेप्ट करने से अगर मना करता है, ठीक है, तो उस पर केस फाइल भी किया जा सकता है, उस पर गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है। तो ये है कि लीगल टेंडर किस चीज़ों पे दिया जा रहा है। तो अब यहाँ पे कोई भी पेपर नोट हो, तो जब उस पर आरबीआई या गवर्नमेंट ऑथराइज कर रही है कि लीगल टेंडर यानी पैसों के रूप में यूज़ होगा, इस्तेमाल होगा, तो उसे लीगल टेंडर कहते हैं। इसी लीगल टेंडर को वापस जब गवर्नमेंट ले लेती है, तो फिर वो क्या हो जाता है, डीमोनेटाइजेशन कहलाता है। तो स्ट्रिपिंग अ करेंसी यूनिट ऑफ इट लीगल टेंडर से उसे वापस ले लिया गया, कैंसिल कर दिया गया, रद्द कर दिया गया कि अब ये वैलिड नहीं होगा। तो 2016 नवंबर 8 को हमारे कंट्री में क्या हुआ, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंसमेंट किया कि आज के बाद से या 8 बजे के बाद से क्या होगा कि जो 500 और 1000 के जो करेंसी नोट्स हैं, 500 1000 के जो नोट्स हैं, वो क्या हो जाएंगे, वैलिड नहीं रहेंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, इसके बाद आगे भी नोटिफिकेशन दिया गया कि आपके पास जो भी 500 और 1000 के नोट्स है, आप बैंक में जाके उसे एक्सचेंज करवा सकते हो, ठीक है। तो ये डीमोनेटाइजेशन कहलाया। फिर उसके बाद इसमें आ गया क्या कि 86% ऑफ द मनी इन द सर्कुलेशन बिकेम इनवैलिड। तो इनवैलिड हो गया, जो भी सर्कुलेशन में जो थे, जो भी हमारे कंट्री में वो फ्लो कर रहा था 500 और 1000 का नोट, वो क्या हो गया, इनवैलिड हो गया और करेंसी को वापस ले लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। इसका एम क्या था ये काम करने का, तो एम था टू कर्ब करप्शन को रोकना, काउंटर फीटिंग द यूज़ ऑफ हाई डिनोमिनेशन नोट्स फॉर इलीगल एक्टिविटीज़। तो काउंटर फीटिंग का मतलब होता है डुप्लीकेसी ऑफ नोट। जब नोट को, जाली नोट को जब इशू किया जाता है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे इलीगल एक्टिविटीज़ होते रहते हैं इन सभी नोट्स के वजह से। और एक और चीज़ कि ब्लैक मनी भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था कंट्री में। तो इन सभी चीज़ों को रोकने के लिए डीमोनेटाइजेशन जैसा स्टेप लिया गया। इसके कुछ फीचर्स क्या क्या हैं, तो फीचर्स हैं, सबसे पहला कि ये इसका डीमोनेटाइजेशन है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर। तो डीमोनेटाइजेशन क्यों हुआ था, टैक्स को लेके यहाँ पे हुआ कि टैक्स हमारे कंट्री में बहुत कम लोग पे कर रहे थे, जो कि अपने इनकम को वो शो नहीं करते थे। तो उन्हें जब भी वो पैसे वापस करेंगे, यानी कि जब एक्सचेंज करवाएंगे 500 और 1000 के नोट्स को, जो भी अनअकाउंटेड मनी होगा तो उसका हिसाब उन्हें देना पड़ेगा, और साथ साथ उसके साथ वो टैक्स को भी पे करना पड़ेगा और पेनाल्टी भी देना पड़ेगा।
तो ये स्टेप के बाद काफ़ी देखा गया कि हमारे कंट्री में टैक्स जो था, रिटर्निंग टैक्स रिटर्न फाइल काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दिया गया, टैक्स हमारे कंट्री में फिर बढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट है नॉन टॉलरेंस ऑफ टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन का मतलब होता है टैक्स की चोरी। तो ये एक तरह का वार्निंग भी था उन लोगों के लिए जो टैक्स की चोरी करते हैं कि अब हमारे कंट्री में टैक्स की चोरी यानी टैक्स एवेजन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, टॉलरेट नहीं किया जाएगा। और ये इसका असर भी काफ़ी दिखा था कि टैक्सेशन हमारे कंट्री में बढ़ गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट फीचर टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड चैनलाइजिंग सेविंग इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। तो फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में वापस पैसों को लेके आना। तो बहुत जगह एक ये भी होता है कि लोग पैसे अपने घर में सेव कर लेते हैं। ठीक है, अब घर में सेव करने की वजह से इकोनॉमी में वो मूव नहीं कर रहा है वो पैसा, और उससे कोई भी आगे प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ नहीं हो रहा है, यानी उतना पैसा ब्लॉक हो गया। जब आप पैसे को बैंक में आप जमा कर देते हैं और बैंक उसको लोन के तौर पे आगे पास ऑन करती है, तो वो पैसा आपका अगर जो भी है, जैसे मान लेते हैं 1000 रुपीज़ है, तो 1000 कई गुना मल्टीप्लाई होता है इकोनॉमी में। ठीक है, और जब आप ब्लॉक कर लेते हैं तो ये 1000 का वैल्यू भी डाउन हो जाता है, क्योंकि आप समझो कि आप जब 1000 रुपये क्या कर रहे हो कि सेव कर लिए घर पे। ठीक है, अब मान लेते हैं 2 साल के बाद अगर आप उसे निकालोगे तो क्या सेम अमाउंट से 1000 रुपया तो आपके पास है, दिख रहा है, तो क्या उतने से आज जितना आप सामान खरीद सकते हो उतना सामान 2 साल 3 साल के बाद खरीद पाओगे? नहीं खरीद पाओगे, क्योंकि उसका वैल्यू कम हो जाएगा। ठीक है, और ये कम हो क्यों रहा है? क्योंकि ये ब्लॉकेज ऑफ फंड के वजह से ही, कि हमारे इकोनॉमी में ये मूव नहीं कर रहा है, और इसके वजह से ये सभी चीज़ें हो रही हैं। तो डिमोनेटाइजेशन का ये भी स्टेप था, एक मेज़र था कि पैसे वापस से फाइनेंशियल सिस्टम में आ जाए, लोग पैसे बैंक में डिपॉजिट करें। नेक्स्ट है कि हमारी इकोनॉमी को कैशलेस या कैशलाइट इकोनॉमी बनाना। तो इसके बाद देखा भी गया था काफ़ी ये चीज़ें कि हमारी इकोनॉमी में कैशलेस ट्रांजैक्शंस बढ़ गए थे, यूपीआई ट्रांजैक्शंस बढ़ गए थे, कार्ड पेमेंट्स बढ़ गए थे ये स्टेप के बाद। और कैशलेस इकोनॉमी से ये होगा कि करेंसी नोट्स कम प्रिंट करने पड़ेंगे, और साथ साथ उसका जो कॉस्ट है हमारे इकोनॉमी में करेंसी नोट्स प्रिंट करने का जो कॉस्ट है वो कम आएगा। ठीक है, कुछ इम्पैक्ट इसका देख लेते हैं कि डिमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट क्या क्या निकला। तो इम्पैक्ट निकला कि डिक्लाइन इन कैश ट्रांजैक्शन घट गए, और साथ ही साथ क्या हो गया, डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ गए थे। बैंक डिपॉजिट इंक्रीज्ड, बैंक में लोग पैसा ज़्यादा डिपॉजिट करने लगे, फाइनेंशियल सेविंग बढ़ने लगा, और प्राइवेट वेल्थ यानी कि रियल एस्टेट का प्राइसेस क्या हो गया, फॉल किया, रियल एस्टेट का प्राइसेस फॉल किया। पब्लिक सेक्टर पे कोई इफेक्ट यहाँ पे नहीं पड़ा था, और टैक्स कलेक्शन हमारा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। ये इम्पैक्ट रहा डिमोनेटाइजेशन का। अच्छा, एक एक्स्ट्रा बातें भी यहाँ पे कि डिमोनेटाइजेशन 2016 से पहले भी हमारे कंट्री में हो चुकी है। एक पहला हुआ था 1946 में, जिसमें 1000 और 10,000 का करेंसी नोट जो था उसको डिमोनेटाइज किया गया था। फिर गवर्नमेंट ने 1954 में 1000, 5000 और 10,000 करेंसी नोट्स री इशू किया, और फिर 1978 में मोरारजी देसाई गवर्नमेंट था हमारे यहाँ, और वो क्या किया, फिर से 1000, 5000 और 10,000 का करेंसी नोट्स को वापस ले ली थी। तो ये डिमोनेटाइजेशन था। ये पूरा का पूरा आपका चैप्टर रिकैप हो गया। ठीक है, ये आपका एक शॉर्ट रिकैप था, लेकिन शॉर्ट रिकैप से काम नहीं चलेगा, आप बुक्स भी पढ़ो, और साथ साथ अगर आपको डिटेल नोट्स चाहिए तो आप यहाँ पे प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो। ठीक है, हमारा पूरा का पूरा डिटेल नोट्स और चैप्टर का जो भी थ्योरीज है, कॉन्सेप्ट है, वो पूरा का पूरा मैंने आपको बताया है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन।